ज्ञान गोदावरी के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए उपलब्ध हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और टीयर 2 होने वाला है। उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेट भी आ जाएगी। और आप लोगों ने तैयारी कर ही लिया होगा, कुछ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस कितना भी आप प्रिपरेशन करते हो, रूल रेगुलेशन याद करते हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो संभव है कि आप थोड़ा कुछ मिस कर जाओगे और या आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसा करना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सीजीएल टीयर 2 के लिए एक प्रैक्टिस बैच, जो कि आज स्टार्ट होगा। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। ध्यान रखें, ये कोई बैच नहीं है जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन वाइज जो चीज़ें सामने आएंगी उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे चलूँगा। इससे आप अपडेट हो पाएंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच, और इसमें हम 2018 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा जब मैं बोलूँगा तो उसी क्वेश्चन को आप पहले देखेंगे, समझेंगे, वीडियो पॉज करके आप देखेंगे, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2018 मेंस का यानी टीयर 2 का जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसे आप देखिए, पढ़िए और फिर मैं आपको आंसर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो होगा। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है वो है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एक तरीके का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिए एक शब्द आपके पास क्या होगा, कौन से वर्ड को आप मार्क करेंगे। लिखा है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग। अब इसके पहले 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में आपको सारे की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो दो बात हो सकता है, या तो आपको एग्जैक्ट उसका आंसर आता हो, और अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है तो कम से कम आप रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाइए। रूल ऑफ एलिमिनेशन तब लगता है जब आप 4 ऑप्शन में से कम 3 ऑप्शन के मीनिंग जानते हो। तो फिलहाल कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो, विनाश हो, या उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। यानी आपका जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ये करेक्ट होगा। लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो 3 हैं शब्द, उनकी मीनिंग भी जान लीजिए। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब तो ये हो गया कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो, विनाशकारी हो, डिस्ट्रक्टिव हो, उसको हम कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। ध्यान देना, ये सारे एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो कैटास्ट्रॉफिक हो गया। दूसरा जो वर्ड है स्पैज्मोडिक, इसका मतलब होता है हैपनिंग सडनली। हैपनिंग सडनली, कोई चीज़ अचानक अगर होने लगती है, कोई चीज़ अगर अचानक, कोई घटना अगर अचानक घटित होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं स्पैज्मोडिक। दूसरा है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक का मतलब होता है नॉट एबल टू मूव, और शो एनी रिएक्शन। सेकंड जो वर्ड है बी, उसका मतलब है कि अगर आप कैटाटोनिक हैं, ध्यान रखना ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, और अगर आप कैटाटोनिक है, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, मैं हाथ में लिया हुआ हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं हाथ में देख रहा हूँ। तो कैटाटोनिक का मतलब होता है आप अपने या तो रिएक्शन को नहीं शो कर पाएंगे,
और ना ही आप मूव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको गहरी चोट लग गई। चोट दो तरीके की होती है, या तो होता है फिजिकल चोट या तो होता है मेंटल। तो दोनों ही स्थितियों में अगर आपको गहरी चोट लग गई और आप चल पाने की स्थिति में नहीं हैं तो भी आप कैटाटोनिक हैं। मेंटल चोट लगी जिसे आघात कहते हैं, मेंटली आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और आप कोई रिएक्शन नहीं शो कर पा रहे हैं उस पर, तो भी आप कैटाटोनिक हैं। अगला है चाज्म। चाज्म का मतलब दो होता है। एक तो होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद। अगर आप किसी बात को लेकर दो या तीन लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कोई मतभेद है, तो आप उसे आप कह सकते हैं। एक चीज़ और होता है, कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाने की वजह से ज़मीन में बड़े बड़े क्रैक पड़ जाते हैं चट्टानों के बीच में, या ज़मीन धरती फट जाती है, तो उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं चाज्म। तो यहाँ पे दो मतलब, देखिए हम आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स हो गया, या नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने का मन होता है, कोई नॉवेल हो गया, नहीं नॉवेल पढ़ने का मन हो रहा है, कोई स्टोरी बुक हो गई, बच्चों की बुक हो गई जो इंग्लिश में हो, उसे आप पढ़िए। डे टू डे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए शब्द मिलेंगे, उनको आप जानने की कोशिश करिए। शब्द का वर्ड मीनिंग रटना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस वर्ड का यूज़ जानना। मैं अपने स्टूडेंट से हर बार इस बात पे जोड़ देता हूँ कि वो शब्द का यूज़ जाने। अब जैसे ये है चाज्म चाज्म का मतलब डिफरेंसेस भी होता है, मतभेद होता है। जैसे दो तीन फ्रेंड्स हैं आप, और आपके बीच में मान लीजिए कोई बात को लेके मतभेद हो गया, तो वो चाज्म अमंग यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं जिनका मतलब है। तो सबसे आपका जो क्वेश्चन है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होती हैं या बहुत ज़्यादा उसे सफरिंग मिलता है, विनाशकारी होती हैं, दुखदायी होती हैं, कष्टकारी होती हैं, तो उनके लिए जो वर्ड आपका सबसे अप्रोप्रिएट और सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैटास्ट्रोफिक। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई एम सॉरी, जिसमें फ्लैश कर रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो इसको हम बोलते हैं पैराजम्बल। इस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, अब बहुत आते हैं। अब प्री को अगर छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कि लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आते हैं और उनको ये लगता है कि सर ये बड़ा दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वो ये नहीं कह सकते कि हाँ सर यही ऑप्शन है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँ, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पेयर बनाना आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी को जोड़ना। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी को जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे भाई आप एडमिशन लेंगे तभी तो स्कूल जाएंगे ना, स्कूल जाके तो एडमिशन नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर स्कूल में पढ़ाई करने से पहले आपका एडमिशन होता है, अगर कहीं व्यवस्था है तो वहाँ पहले एंट्रेंस होता है, फिर एडमिशन होता है, फिर ये होता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसे नॉर्मली हमें जानना होता है। अब अगर मान लीजिए मैंने पहले आपसे कह दिया कि वो स्कूल गया, फिर वो दूसरे सेंटेंस में मैंने लिख दिया कि एंट्रेंस दिया, तीसरे सेंटेंस में मैंने दे दिया कि वो एडमिशन लिया, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस जम्बल्ड है, यानी उलट पुलट के दिया हुआ है, सीक्वेंस में नहीं हुआ है। तो आपको एक ऑर्डर बनाना है, तो आप पूरे सेंटेंस को ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई देखिए इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस कोई ना कोई बात कहता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। बस आपको इन्फॉर्मेशन पकड़ना है और ऑप्शन पे फोकस करना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन फर्स्ट का रूल अपनाइए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहला, जैसे अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में DCBA, ABDC, DACB, CADB। अब आप जरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि
पहला सेंटेंस है दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स इफ वन डजंट यूज देम एंड लव देम एनी मोर। अब आपको लगता होगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे होंगे, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं बीच से आई है। दूसरा सेंटेंस है फाइनली इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन हु कैन एंड विल यूज देम। फाइनली बोल रहा है, यानी अंतिम रूप से ये सेंटेंस आना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब आप पकड़िएगा, फाइनली बोल रहा है। फाइनली बोल रहा है यानी कि जो पूरे बातों का ये निष्कर्ष निकाल रहा है, यानी वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन के अंत में क्या आ जाए, बी वाला ऑप्शन आ जाए। तो अब देखिए रूल ऑफ एलिमिनेशन यहीं पे काम करेगा। तो ऑप्शन बी, जिस ऑप्शन के अंत में बी वाला ऑप्शन आया रहेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक देखिए कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में बी ऑप्शन लास्ट में आया है। अब यहाँ पे आपको एक पेयर और बनाना है। ऐसे ट्रिक है जिसे पकड़ना है आपको। आप पूरे 6 के 6 सेंटेंस पर पढ़ेंगे तो परेशान हो सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो जैसे मैंने वर्ड पकड़ा फाइनली, तो कहीं ना कहीं से ये बात अंत में लाके रोकेगा और बात को कह के ख़त्म करेगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है सी या डी, क्योंकि ऑप्शन बी उसी में है। अब जब दोनों ऑप्शन में हमारी ऑप्शन मैच कर गए तो हमको एक पेयर और बनाना पड़ेगा। तो इतना तो हो गया रूल ऑफ एलिमिनेशन से। आप ऑप्शन ए को अलग कर दीजिए, ऑप्शन बी को अलग कर दीजिए। अब आपका ऑप्शन सी और डी ही हो सकता है। लेकिन देखिए आगे देखते हैं, दे फर्दर एडवाइज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कौन एडवाइस करता है, दे फर्दर एडवाइज दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ decluttering by first checking if the things one wishes to give away are still usable and valuable. Minimalist believe that। अब देखिए यही हैं जिनके लिए क्या आना चाहिए, क्या बिलीव करते हैं। देखिए एक वर्ड आया है ऑप्शन नंबर डी में, मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉज। अब ये छोड़ दीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लेते हैं इट्स ओके, लेकिन बिलीव आया है ना। अब जरा ऑप्शन ए में आइए, मिनिमलिस्ट प्लूरल है, इसके लिए प्रोनाउन आया है दे, और दे के बाद फिर से वर्ड आया है बिलीव। यहाँ लिखा है मिनिमलिस्ट बिलीव दैट, मिनिमलिस्ट बिलीव करते हैं। फिर आगे लिखा है जिस ऑप्शन में डी ए का पेयर बन जाए, क्या डी और ए का पेयर बन जाए, और लास्ट वाले में बी आया हो, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऐसा केवल आपको सी वाले ऑप्शन में दिख सकता है जिसमें डी ए का पेयर बना हो और बी ऑप्शन लास्ट में आया हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है सी। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश कर रहा है, उसको आप देखिए, आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। लिखा हुआ ये एक पूरा सेंटेंस है और इसके सेगमेंट कर दिए गए, यानी टुकड़े कर दिए गए हैं। अब आप ऑप्शन में देखेंगे इसी सेंटेंस के जो टुकड़े हैं, यानी सेगमेंट है, यानी पार्ट है, अलग अलग ऑप्शंस में लिख दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है उसी पार्ट को आपको पहचान लेना है। तो आप देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इस ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑलवेज वी। यहाँ पे एडवर्ब की गलती कराई गई है। यहाँ पे अब आप कहेंगे सर ये आना कहाँ चाहिए। अगर आप देखेंगे एडवर्ब ऑलवेज जो होता है वो आना चाहिए वी के बाद, यानी वी ऑलवेज हैव टू। इसका करेक्शन ऐसे होगा, वी ऑलवेज हैव
टू। इसका सही पोजीशन इस एडवर्ब का यहाँ पे होगा, यही गलती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नरेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए, मार्क करिए। तो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, आई होप सो। तो अपना आंसर मार्क किए रहिए ताकि मैच करिए, फिर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन ए। ए इज द राइट ऑप्शन। वाई? क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सीधे आंसर करता हूँ। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो इसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे, यानी द प्रीस्ट सेड टू की जगह हम टोल्ड बनाएंगे। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, तो जिस भी ऑप्शन में टोल्ड के साथ टू लगा है वो ऑप्शन नहीं होगा, टोल्ड मी। अब आप इसे हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो कनेक्टिव लगेगा, यानी जैसे कंजंक्शन आप कहते हैं, कंजंक्शन आपने दैट लगाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यू दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और यू सब्जेक्टिव केस में है, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार जब यू को चेंज करेंगे तो यू बिकम आई। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे हैं तो वहाँ मी क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखा जाएगा, आई। अब यहाँ हैव कमिटेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आई हैड कमिटेड और कार्डिनल सिन। कार्डिनल सिन क्या होता है भाई? कार्डिनल सिन का सिन माने पाप, कार्डिनल मतलब बहुत बड़ा पाप, ऐसा पाप जो मतलब छोटा मोटा नहीं हो सकता है, तो ये कार्डिनल सिन में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, और इस सेंटेंस को एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यानी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नरेशन का हो चाहे वो एक्टिव पैसिव का हो, आप एक चीज़ गौर करिएगा, वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि हमने सेंटेंस एक्टिव में दिया है उसका पैसिव बनाइए, या वो ये नहीं कहते हैं कि पैसिव बनाइए, या वो नहीं कहते हैं कि एक्टिव बनाइए। वो आपको कहते हैं कि सेंटेंस दिए गए हैं जो कि या तो एक्टिव में है या तो पैसिव में है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा। यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप सेंटेंस को पहचाने, जाने कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर एक्टिव सेंटेंस है यू हैव टू चूज पैसिव ऑप्शन, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो आप एक्टिव ऑप्शन चूज करें। सारा कुछ आपके सिर पर रख दिया जाता है, आपके कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। आपको सेंटेंस पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चुनना है। तो आगे चल के जब हम लोग पूरी बैच पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, सेंटेंस देखते ही आप बता देंगे कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव। फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अब देखिए जो सेंटेंस दिख रहा है वो सेंटेंस है, 2 चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाय अ साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। अब यहाँ पे मैंने कहा ये सेंटेंस पैसिव है। क्या है? पैसिव है। आप कहेंगे सर पैसिव है, कैसे आपने जान लिया?
या कैसे हम जाने, तो यहाँ पे देखो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब यहाँ पे हेल्पिंग में इतना ही नहीं पहचानना है, आपको ये भी जानना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये एक्टिव है या पैसिव फॉर्म है, ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। पता चला आपने कुछ मैं देखता हूँ टीचिंग के दौरान, मैंने पाया है कि अगर स्टूडेंट्स वॉज या वर देख लिए तो तुरंत वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर देखते ही। जरूरी नहीं है कि वॉज वर आ जाने से सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस ही हो जाए। और अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, वर शॉर्ट पैसिव स्ट्रक्चर बना रहा है और कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है, इसका रिलेशन है पास्ट इंडेफिनिट से। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट, देखो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस के वर्ब पे फोकस करिए। कोई भी वर्ब या तो एक्टिव वर्ब होती है या तो पैसिव वर्ब होती है। अगर आपने वर्ब को देख के ये डिसाइड कर लिया कि ये एक्टिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है आपको पैसिव वर्ब उसी का ढूंढना है। अब पैसिव वर्ब है तो एक्टिव ढूंढना है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब V3 और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना है, तो इसका क्या हमें फाइंड आउट करना है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए सेंटेंस में। तो यहाँ पे वर्ब शॉर्ट है तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें केवल और केवल क्या आया हो, सेकंड फॉर्म यानी शॉर्ट। तो क्या, अब देखो कैसे रूल ऑफ एलिमिनेशन कैसे काम करता है। क्या पहले ऑप्शन में शॉर्ट आया है, केवल शॉर्ट, कुछ मत देखिए, केवल शॉर्ट आया है, नहीं, वर्ब बीइंग आ गया शॉर्ट, यानी ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उसमें आर शॉर्ट आ गया, मैंने क्या बोला, केवल शॉर्ट आना चाहिए, आर शॉर्ट आ गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक, अब वॉज शूटिंग आ गया, मैंने कहा था क्या आना चाहिए, केवल शॉर्ट आना चाहिए, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है केवल शॉर्ट, यही हमारा ऑप्शन है। क्या जरूरत है पूरा ऑप्शन, पूरा एक एक लाइन पढ़ने का, शॉर्ट हमने देखा, यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द राइट ऑप्शन। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को अच्छी तरह से, देखो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर वो क्या करते हैं, रफ पे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जब रफ पे सेंटेंस सॉल्व कर लिए तब आते हैं अपने ऑप्शन से मैच करते हैं। कभी कभी तो कुछ वर्ड इधर उधर हुआ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब क्या करें हम, ये तो बड़ा मेरे से तो मैच ही नहीं कर रहा है। इसीलिए पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसके वर्ब पर फोकस करें। अगर हम वर्ब को कैप्चर कर लेते हैं तो वर्ब डिसाइड कर देता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 फ्लैश होगा, आप देखिए, और मैं बोर्ड साफ कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 फ्लैश कर रहा है, और फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अभी मैं बोला था, फिर बोलता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप डायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट बनाइए, एक्टिव बनाइए या पैसिव ऑप्शन चूज करिए। आपसे कह देता है कि सेंटेंस दिया हुआ है, अब ये सेंटेंस या तो एक्टिव में है या तो पैसिव में है या डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, आपको पहचानना है। एक बहुत जनरल सा रूल है डायरेक्ट सेंटेंस को पहचानने का कि अगर सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है तो डेफिनेटली वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये पहचान आप बहुत ही मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच
दिया है तो वो पक्का है इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उसमें जो सेंटेंस दिया है उसमें इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, यानी मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए रफली कि ये डायरेक्ट स्पीच है और आपको इसका इनडायरेक्ट ढूंढना है। तो आपने स्क्रीन पे देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे सर कैसे ए ऑप्शन होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट आवर प्रमोशन। अब यहाँ वी को हमने चेंज कर दिया दे में। आप कहेंगे सर वी दे में कैसे चेंज हो जाएगा, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हर मदर है, हर मदर यानी ये थर्ड पर्सन है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये बदल के आएगा तो ये प्लूरल नंबर में ही आएगा, लेकिन इसका पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे मदर है तो मदर थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये जब चेंज होके मदर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा तो हम यहाँ शी नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि ये प्लूरल है, वी प्लूरल है, इसलिए हमको यहाँ पे लेना थर्ड पर्सन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे दे। तो सारे ऑप्शन में लगभग हमारा दे दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन बी में शी दे दिया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी बी में शी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में रिपोर्टिंग वर्ब में गलती है, सेज लिखा हुआ है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पास्ट में वर्ब दी गई है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए सी गलत है। डी इसलिए गलत है क्योंकि हम टोल्ड का यूज़ तभी करते हैं जब हमको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ हर मदर सैड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हर मदर सैड दैट दे मस्ट हैव। देखिए मस्ट चेंज नहीं होता है, मस्ट बिकम्स मस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन मस्ट को कुछ स्पेशल केसेस में हम स्पेशल केस क्या, मस्ट को कभी कभी अगर हैड टू में चेंज किया गया है तब आपका इन दैट केस योर आंसर वुड बी ऑप्शन जिसमें हैड टू आया है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में मस्ट को इसने हैड टू में चेंज किया नहीं है, तो मस्ट बिकम्स मस्ट, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। दे मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फिर से एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया। इस बार तुरंत आप वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब की लोकेशन कहाँ होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है वर्ब। आप लोग बेटा ये स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब की लोकेशन होती है सेंटेंस में नॉर्मली। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, फीड्स, फीड्स वर्ब है ना। अब ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, एक्टिव है या पैसिव, तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव है। आप कहेंगे सर पैसिव क्यों नहीं है, तो पैसिव वर्ब होने के लिए ज़रूरी होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कौन आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। आने वाले जो हमारा जो प्योर इंग्लिश का बैच होगा जिसमें मैं लेक्चर लूँगा पूरे डिटेल में, वो मैं आप उसको ज्वाइन करिएगा तो फिर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे
फीड्स लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा, जिसमें हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो फीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फेड होगा। और प्रेजेंट में है तो इसके पहले या तो इज आए, या तो एम आए, या तो आर आए। अब जब तीनों के साथ, तीनों में से किसी एक के साथ अगर फेड आया है तो वही आपका ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, नहीं। एलिमिनेट करिए ऑप्शन नंबर 1। रूल ऑफ एलिमिनेशन जानिए, कंपटीशन दे रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई है, लेकिन यहाँ पे हैज़ आया है। मैं आपसे कह रहा हूँ इज एम आर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप वॉज आया है, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इज फेड आया है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन देख लीजिए कहीं ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर डी में है तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गलती ढूंढेंगे फिर, लेकिन ऑप्शन डी में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, उसमें विल दिया हुआ है, तो विल तो होगा नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है सी। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, और गिवन बिलो आर द जम्बल सेंटेंस। फिर से आ गया पैराजम्बल, जिसे हम PQRS कहते हैं, या जिसे हम नॉर्मल पैराजम्बल कहते हैं, या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, जिसमें सेंटेंस को सीक्वेंस में न रख के उसको जम्बल ऑर्डर में, मतलब उलट पलट के लिख लिया जाता है। सीक्वेंस उसका सही नहीं रहता है, तो सीक्वेंस में आपको करना है। तो ऑप्शन सेंटेंस नंबर ए बी सी डी दिया है, आप इसे वीडियो पॉज करके कायदे से पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एज सुन एज शी वॉज, जैसे ही शी वॉज गिवन ए स्लीपर, जैसे ही उसे स्लीपर दिया गया, मतलब चप्पल उसको दिया गया पहनने को, शी ब्रोक इन टू डांस स्ट्रटरिंग अराउंड फर्स्ट एवर पेयर ऑफ ए स्लीपर। ऐसे जैसे कोई नया चप्पल पहनता है तो पट 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 करके नहीं चलने लगता है, तो इसको स्ट्रटिंग कहते हैं, जोर जोर तेज तेज चलना। दिस स्टोरी, अब कौन सी स्टोरी, अभी तो स्टोरी बताई नहीं गई है। दिस स्टोरी में सीम स्ट्रेंज बट इट इज़ अ फैक्ट दैट इन मैनी विलेज ऑफ इंडिया पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू पुट। अब किसकी स्टोरी है ये नहीं मालूम। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, सेंटेंस नंबर सी में, गूंज अ लीडिंग एनजीओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लोथ्स एंड यूजफुल आइटम एक्सचेंज फॉर वर्क। गूंज के बारे में जिक्र हुआ गूंज के बारे में। तो Recently, as a part of the scheme, an old lady in a Madhya Pradesh village was given a pair of slipper. हाँ, अब देखिए, पहले वाले सेंटेंस में कह रहा है कि उसको स्लीपर दिया गया, यानी चप्पल दिया गया। सेंटेंस नंबर डी में बता रहा है कि एक मध्य प्रदेश की लेडी है, दिया गया। अब इस मध्य प्रदेश की लेडी के लिए ऑप्शन नंबर ए में प्रोनाउन आया है शी। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में डी ए का पेयर बने, डी ए का पेयर बने, डी ए का, यानी डी सेंटेंस नंबर डी के बाद ए आए, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेंटेंस नंबर डी के बाद ए ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, या तो हमारा ऑप्शन ए सही है, और ना ही ये बी में आ रहा है, ना ही ये डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए या सी सही होगा। बी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि ये डी के बाद ए तो आ गया, हमने पेयर बना लिया,
लेकिन मैंने कहा था सी वाले सेंटेंस पे ध्यान रखना, पूरी बात जितनी भी सेंटेंस में बातें हैं वो गूंज एक एनजीओ है, लिखा भी है गूंज, अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया, इसी के बारे में सारी बात हो रही है। यानी जिस ऑप्शन में पेयर डी ए का बना हो और पहला सेंटेंस सी वाला हो वही हमारा आंसर होगा, और ऐसा तो केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में ही दिखेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जूझने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा करिए, ऑप्शन से क्वेश्चन में जाने की कोशिश करिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 फ्लैश कर रहा है, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये पूरा सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस के किसी एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाता है या उसे बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाता है, मतलब मोटे अक्षर में लिख दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि पूरे सेंटेंस में नहीं, ये जो अंडरलाइंड पार्ट है इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है और नहीं भी। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा और इस अंडरलाइन वाले हिस्से में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन बदलता रहता है, किसी में ए में रहेगा, किसी में बी में रहेगा, किसी में सी में, किसी में डी में। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो लिखा है अंडरलाइन वाले पार्ट में या बोल्ड लेटर में उसमें ग्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होनी चाहिए, तो अब आपको ये देखना है कि जिस भी ऑप्शन में ये दिया गया है जिससे कि वो अंडरलाइन पार्ट सुधर इम्प्रूव हो सकता है, उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई बात यहाँ पे आनी चाहिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इस तरह से जो क्वेश्चन है इसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन। तो जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, और अंडरलाइन वाला जो पार्ट है वो है एज शी डज, ये अंडरलाइन है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज, मैं उतनी तेज़ नहीं दौड़ सकता जितनी तेज़ वो दौड़ सकती है। तो शी सिंगुलर है, इसके साथ डज ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लिखा होगा नो इम्प्रूवमेंट, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, इसको आप पढ़िएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप पढ़िएगा। देखिए, जब आप सभी सेंटेंसेस को पढ़े होंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर सी में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया। ये पहली बार किसी सब्जेक्ट का नाम सामने आया है क्वेश्चन नंबर सी में, गौतम भाटिया के अकॉर्डिंग अ लीडिंग आर्किटेक्ट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंज इन आवर मॉडल ऑफ हाउसिंग। ये जो बात बता रहा है कि रेडिकल चेंज चाहिए हाउस के मॉडल में, ये गौतम भाटिया के अकॉर्डिंग है। अब गौतम भाटिया किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो मुझे बताइए कि गौतम भाटिया के लिए कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? मेल है, मेल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। तो जिस ऑप्शन की शुरुआत ही से हुई हो वही, जिस सेंटेंस की शुरुआत ही से हुई हो वही सी के बाद आएगा, यानी सी के बाद आया है सेंटेंस नंबर बी में शुरुआत हुई है ही से, यानी ये जो ही प्रोनाउन है आया है किसको? गौतम भाटिया के लिए। तो सी के बाद बी, तो जिस सेंटेंस की शुरुआत सी से हो और उसके जस्ट बाद बी आया हो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ज़रूरत है पूरे सेंटेंस को सिर खपाने की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा
सी के बाद बी और शुरुआत सी से, ऐसा करेक्ट ऑप्शन है ए, तो ए आपका राइट चॉइस है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 फ्लैश करेगा, आप उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप उसे वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और बताइएगा। तो सारे सेंटेंसेस जब आप पढ़े होंगे, देखिए एक चीज़ हमेशा समझने की कोशिश करिए, वो ये कि डज जब भी लिखा रहता है कहीं, तो वो किसी न किसी चीज़ का कंक्लूज़न देता है। क्या देता है? कंक्लूज़न देता है। और कंक्लूज़न देता है, लिखा हुआ है, क्या दिया है? डज गोइंग जीरो ऑन शुगर इज फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड। यहाँ पे वर्ड भी मैचिंग कराया करिए आप। पॉपुलर ट्रेंड बन रहा है, जीरो शुगर। आजकल लोग कम शुगर लेना पसंद करते हैं और ठीक भी है, और जो जीरो शुगर ले रहा है वो तो और अच्छा है। तो एक पॉपुलर ट्रेंड बन रहा है, और तो जीरो शुगर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड। अब देखिए, जैसे ही सी के बाद डी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड। वहाँ बताया है कि पॉपुलर ट्रेंड बन रहा है, फिर बता रहा है कि इस ट्रेंड को ज्वाइन करने से पहले, यानी सी के बाद क्या आना चाहिए? डी वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में सी के बाद डी वाला सेंटेंस है वही आपका आंसर है। तो या अब देखिए, सी के बाद डी ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गए, बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब देखें हैं दोनों में क्या, इतना तो तय है कि सी के बाद डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि, लेकिन याद रखिएगा सी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि डज तब यूज होता है इस प्रकार या इस तरह से, तो हम कह सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। तो डज हम कंक्लूजन देने के लिए ऐड करते हैं, तो कंक्लूजन देने के लिए हम शुरू में तो ला नहीं सकते हैं, तो शुरू का सेंटेंस ये सी वाला कभी हो ही नहीं सकता है। यानी इतना तो जान लो कि सी के बाद डी आएगा। तो सी के बाद डी आएगा, तो जरा आप गौर करिए, ऑप्शन नंबर बी में सी डी बी ए बी का है और शुरू में ही आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सी पहले नहीं आना है, यानी बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा पेयर बनाया करिए, सेंटेंस में उलझने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, सेंटेंस पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पैराजंबल के क्वेश्चन खूब आते हैं और आप तभी जस्टिफाई कर पाएंगे पैराजंबल के क्वेश्चन को जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करके जाएंगे। और फिर मैं कहता हूँ, पैराजंबल के क्वेश्चन में आप सेंटेंस से शुरुआत नहीं करेंगे, आप ऑप्शन बेस्ड सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं पकड़ता क्या हूँ, मैं कैसे पकड़ा? फाइनली। मैं पकड़ता हूँ डज, मैंने देखा वहाँ ट्रेंड है, यहाँ है, यहाँ पे पर्सन है, तो इस पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? कनेक्ट करने की कोशिश करिए। याद रखिए, या तो एक पेयर से आपका आंसर निकल जाएगा, और अगर एक पेयर से आंसर नहीं निकला तो दूसरा पेयर से तो आपका आंसर आना ही आना है 101%। वन पेयर से दूसरे पेयर की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपका पहला पेयर वाला ऑप्शन दो या अधिक ऑप्शंस में दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा सी डी, सी के बाद डी आना चाहिए। अब सी के बाद डी ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, तो ए और बी ही हो सकता है, सी और डी तो नहीं हो सकता। मान लो ए में आ जाता और डी में आ जाता तो बी और सी नहीं हो सकता था। तो उसी तरीके से अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटा सा दिया है। अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस नंबर सी में नाम किसी पर्सन का आया है। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जाज म्यूजिशियन। पहले बता दिया कि ये फेमस जाज म्यूजिशियन थे, ठीक है ना। अब देखिए,
एक चीज और देखिए, सेंटेंस नंबर ए में लिखा है अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। आप गौर करिए, जेल जाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके पहले कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो जेल जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें उनके किसी क्राइम या किसी चीज़ को दिखाने की बात की गई है? ज़रा सा आप सेंटेंस पढ़िए, तभी तो जेल जाएंगे। पहले वो क्राइम होगा फिर जेल जाएंगे। तो क्राइम क्या होगा? सेंटेंस नंबर डी को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट। एक बार उनको पिस्टल मिला और सड़क पे ही फायर कर दिया। फायर करेंगे तभी तो जेल जाएंगे ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें डी के बाद ए आ जाए? तो डी के बाद, डी के जस्ट बाद ए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका करेक्ट चॉइस क्या होगा? बी। क्या मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? नहीं, आपको भी सेंटेंस नहीं पढ़ना है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, बस ज़रूरत भर की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, माफ़ करिएगा 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में फिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब भी क्वेश्चन इस तरह के फिल किया करिए, जब तक पूरे सेंटेंस को नहीं समझेंगे, सेंटेंस की फीलिंग को नहीं समझेंगे, आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। लिखा हुआ है कि द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई टू हिज। कह रहा है कि कार क्लीनर ने एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी, अपनी अयोग्यता जाहिर कर दी, यानी उसने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी कि कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार, वो मेरा कार को कंटिन्यू क्लीन करते रहने से उसने अपनी अयोग्यता जाहिर कर दी, यानी उसने ये जाहिर कर दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। कब से कब तक? फ्रॉम 1 जुलाई टू हिज। 1 जुलाई से कब तक? अब इल फीलिंग, इल फीलिंग मतलब होता है खराब फीलिंग, इल हेल्थ, खराब हेल्थ, डिजीज, बीमारी। यहाँ दे रहा है 1 जुलाई से बीमारी तक। अब कौन सी बीमारी है पता नहीं। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी एक बीमारी ही है। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल चीज़ क्या होगी? फ्रॉम 1 जुलाई टू अपने खराब सेहत तक, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? इल हेल्थ। ये दिया हुआ है बी में, करेक्ट ऑप्शन है बी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सेंटेंस को हटा के उस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब डिसलाइक की एक ज़बरदस्त फीलिंग जो आती है मन में, टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी के प्रति घृणा, घृणा तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिसलाइक का मतलब नापसंदगी का जो भाव होता है और ज़बरदस्त भाव होता है, वो किसी के लिए जब आपके मन में आता है तो वो उसके लिए कौन सा वर्ड आप यूज़ करते हैं? सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति, ये दिखाना कि आपके अंदर भी वैसी ही फीलिंग है जैसे उसके मन में है। किसी को कुछ हो गया, आप उसके लिए, आपके मन में हेल्प वाली फीलिंग आती है, सपोर्ट वाली फीलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। उसके बाद है टेलीपैथी। टेली वर्ड जो डिनोट करता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस, ए रूट वर्ड है टेली। टेलीपैथी का मतलब होता है जब आप किसी से दूर रह के, टेली माने डिस्टेंट रह के, बिना किसी मेथड के, यानी बिना किसी मीडियम के, न फ़ोन से, न लेटर से, न स्पीच से बोल के आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो वो है टेलीपैथी। इम्पैथी को बोलते हैं हिंदी में समानुभूति। सिंपैथी माने सहानुभूति, इम्पैथी माने समानुभूति।
सिंपैथी कहता है कि आपको तकलीफ है, इस बात का मुझे दुख है, और इम्पैथी कहता है कि आपको तकलीफ जैसी हो रही है मैं वैसा ही फील कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ समथिंग, इम्पैथी। और एंटीपैथी कब होगा? ऐसा तब होता है जब आपके मन में किसी के लिए घृणा या नापसंदगी का भाव हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी तो उसी तरह का दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। एंटी आप कब होते हैं? एंटी जब आप उसके विरोध में आते हैं। तो जब आप लाइक करते हैं तो एंटी कैसे हो सकता है? जब डिसलाइक करेंगे तो आप एंटी हो गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा क्या? एंटीपैथी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप पढ़िए और आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। इसे हम बोलते हैं स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को स्पॉट करना है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखा है शी इज़ अ ग्रेट कुक। एक बात गौर करने वाली है कि सेंटेंस की शुरुआत किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है। तो सारी बातें किस में चल रही हैं? प्रेजेंट में चल रही हैं। इतना माइंड मेकअप कर लीजिए। कह रहा है शी इज़ अ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे उसका अपना ब्लॉग है, वो एक अच्छी कुक है। सारी बातें प्रेजेंट में चल रही है। एंड वॉज फॉलोड बाई 1 लाख व्यूअर्स। ब्लॉग प्रेजेंट में है, कुक प्रेजेंट में है, तो फॉलोवर्स पास्ट में जाएंगे या प्रेजेंट में रहेंगे? ऑब्वियसली प्रेजेंट में ही रहेंगे। तो जब प्रेजेंट में रहेंगे यानी गलती आपको किस पार्ट में नज़र आ रही है? वॉज फॉलोड। तो वॉज फॉलोड किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी एरर कहाँ है? ऑप्शन डी में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एरर को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर वॉज की जगह आप यूज कर दीजिए क्या? इज। तो सारी बातें प्रेजेंट में हो जाएंगी, आपका सेंटेंस ओके हो जाएगा। लेकिन आपको केवल एरर आइडेंटिफाई करना है, तो ये ए वाली गलती है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नरेशन का क्वेश्चन है, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात लिख दी जाती है तो ये जान लीजिए कि वो कैसा है, डायरेक्ट स्पीच है। तो ये आपको डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। कहता है माई अंकल सेड जस्ट माई लक, आई मिस्ड द बस अगेन। जस्ट माई लक, जैसे अभी देखिए आप फीलिंग पकड़ा करिए, जस्ट माई लक। अगर मैं आपसे कहूँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालिए तो आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ये आगे क्या सेंटेंस लिखा हुआ है उस पर आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वे में लिखा गया है, निगेटिव वे में। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, क्या किस्मत है। अब आगे के सेंटेंस से डिसाइड होगा कि वो किस्मत अच्छी वाली किस्मत है या बुरी वाली। जैसे अब ये कह रहा है क्या किस्मत है यार मेरी बस मिस हो गई, क्या किस्मत है यार उसके अच्छे मार्क्स आ गए। तो यहाँ पे इंग्लिश में यही सेंस देने की कोशिश किया है। माई अंकल सेड जस्ट माई लक, आई हैव मिस्ड द बस अगेन, यानी वो इरिटेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो किस्मत को लेके वो है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है? अच्छा, एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगा हुआ है लक के बाद, तो आप लिखेंगे माई अंकल एक्सक्लेम्ड। और ऑप्शन बी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए और सी में दोनों में एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन देखते हैं आगे बढ़ के। माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ आई आया है तो अंकल के अकॉर्डिंग ये ही हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। आई हैव मिस्ड तो ये हो जाएगा ही हैड मिस्ड, ही हैड मिस्ड। और ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में इज़ वंस अगेन अनलकी बोल रहा है, तो यहाँ पे इज़ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं बेटा। तो ये सेंटेंस सी वाला एलिमिनेट करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। My uncle exclaimed that he was unlucky as he had missed the bus again.
क्वेश्चन नंबर 17 फ्लैश करेगा आपके स्क्रीन पे, आप उसे देखिए। और ये भी एक नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। फटाफट कमेंट करना है बेटा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये करेक्ट है। ये इनडायरेक्ट, माफ़ करना, डायरेक्ट स्पीच है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं। और इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा किरण सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, कंजंक्शन लगेंगे, दैट, यहाँ पे आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो किरण के अकॉर्डिंग ये शी हो जाएगा, विल बिकम्स वुड। किरण सेड दैट शी वुड रीच पटना अब टुमारो मॉर्निंग, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट यूज हो सकता है, तो यहाँ टुमारो मॉर्निंग की बजाय हो जाएगा द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 फ्लैश कर रहा है आपके स्क्रीन पे, उसको आप पढ़िए एक बार फिर से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। कायदे से सेंटेंस पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है समझते हुए। तो अब आप देखिए, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए। अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग, ये सही है या ऐसे सही है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है आई एम टीचिंग, या अगर क्वेश्चन में नहीं बना रहा हूँ तो मैं एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग भी सही सेंटेंस है, ये क्वेश्चन बना रहा है। आप यहाँ गौर करिए कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है। जैसे आई एम प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज होगा या इज होल्डिंग, यू आर रनिंग होगा या यू रनिंग आर होगा, आई एम टीचिंग होगा, आई टीचिंग एम होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा है आई एम टीचिंग होगा, तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बने, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो यहाँ पे आप गलती ऑप्शन नंबर डी में दिखाएंगे, क्योंकि होल्डिंग इज इसी में है, ये होगा एक्चुअल में इज होल्डिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें फिल करना है इडियम्स, इडियम्स यानी मुहावरे। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपको फिट बैठे वो आप वो करिए, लेकिन इसके पहले चारों मुहावरों के मतलब जानने होंगे। लिखा है मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। फाइनल पेपर को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बट बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत तक, आई वॉज एबल टू। कह रहा है पहले सेंटेंस में भूमिका बना रहा है कि ये क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरे सेंटेंस में ये कह रहा है कि लेकिन मैं ये कर पाया, हफ्ते के अंत तक कर पाया। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। इस इडियम का मतलब है गलत दिशा में प्रयास करना। मैं सारी की मीनिंग बता दे रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि आपका सही ऑप्शन क्या है। रैप माई हेड अराउंड इट, इसका मतलब होता है किसी भी मुश्किल चीज़ को समझ पाना। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ है उसे आप समझ लेते हो तो उसका मतलब होता है रैप माई हेड अराउंड इट। जैसे मान लीजिए कोई काम जब आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसी में जुटे रहते हो, पूरा दिमाग उसी तरफ रखते हो, आप पूरे दिमाग में वही चीज़ें रैप कर लेते हो। तो रैप माई हेड अराउंड इट का मतलब होता है किसी मुश्किल चीज़ को समझ पाना। क्राई माई आइज आउट, ऑप्शन सी है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से रोना।
बहुत तेज रोना, फूट फूट के रोना। ऑप्शन नंबर डी में है रन आउट ऑफ स्टीम। स्टीम, अरे भाई अगर रेल स्टीम वाले इंजन से स्टीम खत्म हो जाए तो वो चल पाएगी? तो मनुष्यों का स्टीम क्या है? उसका उत्साह, उसकी ऊर्जा। तो ऊर्जा या उत्साह का खत्म हो जाना ही रन आउट ऑफ स्टीम होता है। तो मैंने चारों इडियम की मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने फ्लैश कर रहा है, उसको देखिए। और इसमें एक बार फिर से आ गया क्या? पैराजम्बल, पैराजम्बल आ गया। तो पैराजम्बल के जो क्वेश्चन है इसमें आप सेंटेंस को पढ़िए, और फिर मैं कह रहा हूँ कि पूरे सेंटेंस में जूझने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा देखिए पूरे सेंटेंस में पहले ही लाइन में कौन सा वर्ड आया है जो किसी का नाम हो सकता है, किसी के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। अब इनके लिए एडगर एलन पो, अगर आपसे पूछूं कि इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो आप कहेंगे सर पर्सन का नाम है तो ही आएगा। तो बी के बाद ही कौन से ऑप्शन में आया है? तो ही वाला ऑप्शन आया है डी में। लेकिन इसके पहले एक चीज हमें ये फोकस करना है कि डी वाले ऑप्शन में लिखा ही हैड गॉन मिसिंग ऑन अक्टूबर 3, 1849 एंड वॉज फाउंड ओवर फ्यू डेज लेटर। अब फ्यू डेज लेटर में पहले मिसिंग होने की बात कर रहा है और फिर वॉज फाउंड फ्यू डेज लेटर मिलने की बात कर रहा है, यानी किस वाले ऑप्शन से ये मैच कर रहा है? तो ये डी के बाद सी वाले, यानी जिस सेंटेंस में शुरुआत बी से होगी और डी और सी का पेयर बनेगा वही करेक्ट आंसर है। तो शुरुआत बी से हो रही है ऑप्शन नंबर सी और बी में, लेकिन डी और सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा पेयर बनाइए, एक पेयर से आंसर आ जाएगा और नहीं आया तो दूसरा पेयर से तो आंसर आना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज के 20 क्वेश्चंस, और कल इसी के आगे से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एंजॉय करिए, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके उसको देखिए और इसको कमेंट जरूर किया करिए आप अपने आंसर को, और इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जो भी हम लोग अपना आप चैनल पे अपलोड करें वीडियोज़ आपके काम की, उसे आप तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।